Like literally in the past 1 month I have been receiving numerous of comments like केमिस्ट्री में स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, उसमें कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कौन से बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, कौन से टीचर को फॉलो करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करें. So hey guys, welcome and welcome back to my channel. This is Pallavi Rath, a first year MBBS student from MKCG Medical College and Hospital, Berhampur. And finally, I am back after a long break. I'm so sorry that video आने में इतनी डिले हो गई. I was really busy with college stops and all. But हाँ, finally जब ये वीडियो आ चुकी है, I assure you that इतनी डिटेल्ड वीडियो बनी है कि यू डोंट नीड टू सी एनी अदर वीडियो आफ्टर दैट. एंड आई हैव एडेड सम जेन्युइन कमेंट्स ऑल्सो. लाइक मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा कि ये डिस्कस कर लेनी चाहिए आप लोगों के साथ, सो दैट वुड रियली हेल्प यू. सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन. Guys, wait. This is not a sponsored video. I just wanted to express my deep heartfelt thanks to you guys जिन्होंने मेरे वीडियो को इतना सारा प्यार दिया. Like literally I am so happy for it. I am glad that it helped you. अगर तुमने ये वीडियो देखा नहीं है then maybe it's a reminder for you. क्या पता इसे देख के तुम्हारे दिल से भी फिजिक्स का खौफ उतर जाए. तो बहुत हो गई बातें, अब लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे मैं एंड तक कंफ्यूज होती रही. सब बोलते हैं कि फिजिक्स टफ होता है, बट लिटरली फॉर मी केमिस्ट्री वाज द बिगेस्ट विलियन. लेकिन अब हीरो या हीरोइन को ही तो जीतना पड़ता है ना एंड में. एनीवेज, नीट केमिस्ट्री कंसिस्ट ऑफ 3 सब डिविजन्स लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल. अब तीनों का इक्वल वेटेज है तो हम किसी को स्किप नहीं कर सकते एंड इक्वली हमें सबको टाइम देना पड़ेगा. ऑल्सो तीनों का पढ़ने का तरीका भी अलग होता है. फॉर इनऑर्गेनिक आई वुड से द फर्स्ट थिंग इज़, इनऑर्गेनिक के लिए NCERT इज़ द की बुक. सब बोलते हैं कि मेमोराइज़ करना है, रटना है इसे, बट आई डोंट एग्री. अगर तुम उसका कॉन्सेप्ट ही ना जान पाओ, अगर तुमको उसको समझ नहीं पाओगे तो तुम रट के कितना रटोगे. बट जब तुम बुक से पढ़ते हो ना, बुक्स में तो इतने सारे पेजेस होते हैं, एक एक चैप्टर के 30-40 पेजेस होते हैं, तो इससे तुम्हें डर लग सकता है. बट हाँ, इससे तुम क्या करोगे ना, 1 या 2 पेज में उसके जितने सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं या फिर कुछ रिएक्शंस या फैक्ट्स, उन सबको ना नोट डाउन कर लो. एंड जहाँ तुम बैठते हो, जहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो, या फिर जो जगह तुम मतलब मैक्सिमम टाइम बिताते हो, उसके आसपास वाले स्टडी वॉल में चिपका दो. फिर ना तुम्हारी नज़र हमेशा उस पर जाती रहेगी एंड अ काइंड ऑफ रिविज़न होता रहेगा हर दिन. एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट तुम ना इन टेक्स्ट को मिस मत करना. NCERT में जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, उनको ऑब्वियसली करना. बिकॉज कुछ फैक्ट्स ना तुम्हारे क्वेश्चन जो नॉर्मल जो नोट्स होता है NCERT के बुक में, उसमें ना लिखा नहीं होता, लेकिन तुम क्वेश्चन करते टाइम पे तुम्हें वो चीज़ अच्छे से पता लग जाती है. तो हो सकता है कि नीट में वो क्वेश्चंस आए. ऑल्सो इनऑर्गेनिक के लिए मैं और भी बताऊंगी कि ग्रुप डिस्कशंस आर मोर वर्दी. लाइक हाँ, कॉन्सेप्ट्स मतलब रिवाइज हो जाता है काइंड ऑफ, तुम किसी के साथ बात करके याद कर सकते हो. एंड एज फार एज टीचर्स कंसर्न, मैंने अमित महाजन सर और मोहित दधित सर से पढ़ा था इनऑर्गेनिक, सो PW. तो कमिंग टू ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में ना मेन फंडा है मैकेनिज़म्स. सो तुम जितने ज़्यादा थॉरो हो, जितने मतलब स्ट्रॉन्ग हो मैकेनिज़म्स में, तुम उतने इजीली सब रिएक्शंस को सॉल्व कर सकते हो. तो इसलिए एज अ ड्रॉपर, इफ़ यू आर अ ड्रॉपर, आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट नेवर स्किप द GOC एंड हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर, बिकॉज वो दोनों ही ना बेस चैप्टर्स हैं सारे के सारे जो आगे के चैप्टर्स हैं. ऑल्सो और भी एक अच्छा वाला पॉइंट मैं बोल सकती हूँ कि देखो, जब मैं पढ़ती थी, मैं जब 12th में थी, तो हमारे सर ने मुझे बोला था कि जो नेमिंग रिएक्शंस होते हैं ना, वो यूजुअली आते रहते हैं. एंड उसके लिए तुम क्या करोगे कि क्योंकि बहुत सारे नेमिंग रिएक्शंस है उसमें, तो तुम क्या करो ना, जब एक चैप्टर कंप्लीट होता है तो एक टाइप का नोट पैड बनाओ छोटा सा. तो उस नोट पैड में ना तुम वही सारे नेमिंग रिएक्शंस को मेंशन करना. मतलब जैसे हेलो एल्किन वाला, डाउस प्रोसेस एंड ऐसे ही सब जो रिएक्शंस थे, तो उन सब को ना तुम लिख के रखो, उनका नेम रिएक्शन वाला और उसका जो रिएक्शन है, ऐसे ऐसे वो
करते जाना एंड उसको पूरा फिल करना। वो नोट पैड ना हमेशा रखना अपने पास, एंड जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाओगे, कोई भी मॉक टेस्ट या फिर हो सकता है नीट ही, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें से। नीट मुश्किल क्यों है यार? क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स को कंबाइन करके वो एक ऐसा क्वेश्चंस बनाते हैं। अगर तुम अल्कोहल पढ़े होगे, तुम्हें लगता होगा कि मैं इसी में अच्छे से कर लूँगी, लेकिन वो अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा सब कुछ मिला के क्वेश्चंस फॉर्म किया, मतलब एक क्वेश्चन फॉर्म होगा, तो उसको तुम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और मोस्टली वो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब एक क्वेश्चन होगा, एक रिएक्शन होगा ए, फिर उसके प्रोडक्ट होगा बी, फिर लास्ट प्रोडक्ट होगा सी, तो तुम्हें सी निकालना है। तुम अगर ये बीच में से कुछ निकाल नहीं पाए तो तुम एंड तक जा नहीं पाओगे, एंड बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं। जहाँ से तुम पढ़ते हो कोई भी टीचर से, देन आस्क देम टू make you solve these type of questions. It would help. So I followed Vineet Dwivedi sir and Pankaj sir for organic chemistry. They teach very well, yeah, in a simplified manner, so all your doubts would be cleared. So now coming to physical chemistry. Physical chemistry is a thing that maybe you can relate it to like physics, because it's all about calculations, formulas and all. सो फार्मूलाज के लिए तो मैं ऑब्वियसली वही बोलूँगी कि तुम फार्मूला सीट बनाओ, उसको पेस्ट करो वॉल में या फिर अपने पास रखो एंड रेगुलरली उसको रिवाइज करो। और फिर मैं बताऊँगी कि कैलकुलेशंस करना कैसे क्या होता है। तो एंड हाँ, एक मेन पॉइंट यहाँ पे मैं बताऊँगी, बहुत लोग ये गलती करते हैं कि तुम ना क्या करना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, कैलकुलेशंस जब होते हैं उसके ना क्वेश्चंस इतने मतलब होते नहीं है, इतने भी टफ नहीं होते। मतलब तुम फॉर्मूला डालो आंसर निकलेगा, ये तो यूजुअली होता ही है, लेकिन देखो कुछ कुछ उसके ना ऑप्शंस में सारे झोल होते हैं। तुम अगर एक क्वेश्चन कर रहे हो तो तुम ऐसे देखोगी उसका आंसर निकला होगा 19.58, ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर तुम सॉल्व किया, उसका आंसर निकला 19.58। तुम उसका मतलब कितने तक डेसिमल, उसका जो ऑप्शंस होंगे, ऑप्शंस में होंगे 19.5, 19.6 और 20, ऐसे टाइप के ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तुमने उसका मतलब सॉल्व किया कहाँ तक, 19.5 तक, तो तुमने आंसर लिख दिया 19.5, लेकिन ये 58 है, मतलब राउंड अप होके तुम इसे 19.6 कर सकते हो, एंड इट्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑल्सो। फॉर दैट तुम 4 मार्क्स ऐसे ही लूज़ कर लिए एंड एक्स्ट्रा 1 मार्क ऑल्सो। तो इसलिए मैं हमेशा बताऊँगी कि एटलीस्ट क्वेश्चन को 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो सॉल्व करना अच्छे से। और एक मैं बताऊंगी कि ऑलवेज़ मेक हैंड रिटन नोट्स, अच्छे से सारे नोट्स लिखना जब भी क्लास में सर पढ़ाते हैं उसके टाइम पे। फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं कि तुम बस क्वेश्चंस करते जाओ, उसमें कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। एंड हाँ, जो नोट्स बना रहे हो उसमें तुम लिखते टाइम ना क्लियरली लिखना, कोई ऐसा शॉर्टकट टाइप यूज़ मत करना, बिकॉज एंड में जब तुम फिर से पढ़ोगे उसको तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर से तुम्हें वो लेक्चर देखनी पड़े। इससे ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो उनका तो हो जाएगा, लेकिन ऑफलाइन जो पढ़ते हैं उनको तो प्रॉब्लम होगी ना, बिकॉज दे कांट रेफर अगेन टू एनी टीचर। सो इसलिए तुम जब नोट्स बनाते हो तो उसमें नोट्स में अच्छे से पूरा क्लियरली एकदम प्रिसाइज्ड वे में अच्छे से लिखना नोट्स, बस। एंड हाँ, टीचर्स फॉलो करती थी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सर्वेश सर को। नाउ ही इज़ नॉट एसोसिएटेड विद PW, सो आई गेस सुधांशु सर इज़ देयर। सुधांशु सर का मैंने लेक्चर देखा था एंड में रिविज़न के बाद। ही ऑल्सो टीचर्स वेरी नाइस, यू कैन रेफर हिम। सो नाउ कमिंग बैक टू द कमेंट सेक्शंस। नाउ अभी पढ़ते हैं। सो दिस कमेंट आई हैव फाउंड दैट सी इज सेइंग दैट जितनी बार पढ़ूँ नया नया क्वेश्चंस आता है, उसमें नए नए कॉन्सेप्ट्स ऐड होते जाते हैं। तो इसके लिए भी एक अच्छा सा मैंने सल्यूशन निकाला था, मतलब मेरे टीचर ने भी मुझे बोला था, एक मिस्टेक नोटबुक प्रिपेयर करो। उसमें तुम जब भी कोई एग्ज़ाम दे के आते हो तो उसका जो भी क्वेश्चंस तुम्हारे से हुए नहीं या फिर जो गलत हुए उसको लिख के रखो, एंड उसके जो कॉन्सेप्ट हैं उसको ना हाईलाइट कर दो। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के टाइम पे वही मतलब कॉन्सेप्ट फिर से तुमसे गलती नहीं होगी। तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात है कि अगर तुम घर में सारे क्वेश्चंस कर ले रहे हो एंड एग्ज़ाम्स में नहीं हो रहे, देन मे बी इट्स लाइक यू कांट एबल टू, मतलब
मे बी इट्स लाइक यू आर नॉट बीइंग एबल टू डील विद द एग्ज़ाम प्रेशर. सो इसके लिए मैं बोलूँगी कि जब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो एक पर्टिकुलर टाइमर सेट करके क्वेश्चन सॉल्व करो एंड आंसर्स मत देखना एक साथ. तुम सॉल्व कर लेना, उसके बाद फाइनली तुम देखना कि कितना सही होता है कितना गलत होता है. मतलब कोई कोई होता है ना, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं और साथ ही में आंसर्स भी देखते रहते हैं, तो इससे तुम्हें पता नहीं लगेगा कि तुम्हारी एफिशिएंसी क्या है. सो इसलिए तुम क्वेश्चंस कर लो एक साथ. धीरे धीरे क्वेश्चंस का टाइम बढ़ाते जाना. रेगुलरली तुम अभी 30 क्वेश्चन सॉल्व करो एंड धीरे धीरे टाइम बढ़ाते जाना. तो इसलिए तुम्हारा हो जाएगा इससे बहुत काम. और हाँ, एग्ज़ाम में पैनिक मत करो. दिस इज़ जस्ट अ प्रिपरेटरी टेस्ट ओनली एंड फाइनल एग्ज़ाम तो नीट है. जो भी मार्क्स आता है अभी मॉक टेस्ट में डजेंट मैटर, ये बस तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए ही है. सो इजीली जाना, एग्ज़ाम देना, पूरा चिल. So here she is telling that correct method to revise chemistry and long time तक कैसे तुम्हारा याद होके रहेगा. तो इसके लिए तो भाई तुम्हें बार बार रिवाइज करना पड़ेगा. मतलब तुम कर नहीं सकते कुछ ऐसा, कुछ शॉर्टकट तो होता नहीं है. इसके लिए मैंने बोला कि वॉल में वो पेस्ट कर लो दीवार में एंड उसे रोज़ रोज़ देखते रहो. एंड हाँ, जिस दिन तुम जो पढ़ते हो ना, रात को सोने से पहले वो उसको माइंड में थोड़ा सा कामली रिवाइज करना कि आज के दिन मैंने क्या क्या पढ़ा था. सो इससे इजीली तुम्हारा सब कुछ रिटेन हो जाएगा मेमोरी में. सो दैट्स इट. वी हैव कम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो. आई गेस दैट आई हैव कवर्ड एवरी डाउट ऑफ योर्स एंड मे भी लेट हो गई बहुत ज़्यादा, बट आई हैवंट कॉम्प्रोमाइज्ड विद द कंटेंट एनीवेयर एंड यू नो इट, राइट. सो अगर भी फिर भी कुछ डाउट्स बच गए हैं तुम्हारे, यू कैन यूज़ द कमेंट सेक्शन. तुम क्वेश्चंस मुझे पूछना एंड आई विल श्योरली आंसर दैट. और हाँ, फिज़िक्स वाला वीडियो देख लेना जो लोग देखे नहीं हो, बिकॉज इट इज़ नेसेसरी. आई एम सेइंग बहुत सारे, मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने बताई है उसमें. सो बहुत कुछ हेल्प हो जाएगी उससे. एंड ऑल्सो इफ़ यू नीड एनी अदर वीडियो, you can tell me.